नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि आपको मालूम है कि आज एक क्लास हमारा जो होगा वो अभी आपको पता है कि 11 अगस्त 2020 को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें आपको पता है कि पैतृक जो संपत्ति होती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है हमारे देश की महिलाओं को ध्यान में रखकर। तो आज चर्चा हम उसी की करेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार यहां से क्वेश्चन पेपर में कैसे बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आपको यह मालूम हो कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कैसे हुआ या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया, उसमें समय समय पर क्या संशोधन किए गए। ठीक है, तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन होगा टोटल हम बात कर ले तो एक नंबर आपको पता है कि एक नंबर आपको मिलने वाले हैं यूपीएसआई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर जो पॉइंट मेरे पीछे लिखे गए हैं बोर्ड पे, मेरे कहने का मतलब है कि हमने बोर्ड पे कंटेंट आपको दे दिए। वो कंटेंट आपको क्यों दिए हैं? क्योंकि आपको लिखना न पड़े, कहीं ना कहीं खोजना न पड़े, और एक तरीके से एक शॉर्ट नोट्स के रूप में वो आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। कोशिश करें उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कोशिश करें कि साथ साथ हमारे पढ़ते हुए समझते हुए लिख ले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सुनील सर ने कल ही अनाउंस किया, बाकी चीजें भी आपको समझाया उन्होंने कि यूपीएसआई की सटीक तैयारी कैसे किया जाए। उसी को ध्यान में रखकर ये यूपीएसआई के लिए ही आपको पता है कि आपका फर्स्ट वीडियो है, और जैसा आपको मालूम है कि ये फर्स्ट वीडियो और एक नंबर आपको दिला सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, और 100% आपका तय है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पे आने से पहले हम एक चीज आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी हम वीडियो अब नोटिफिकेशन देते हैं और नोटिफिकेशन के रूप में वो आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि अब आपके लिए दरोगा दूर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए दरोगा दूर नहीं है, और जमकर लग जाइए। आपको डेली बेस पे वीडियो मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कि मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का सभी वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाते हुए, लिखवाते हुए एक क्लास के रूप में मैं आगे लेके चलूंगा। आपको महसूस नहीं होगा कि एक्चुअल में हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं होने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको जो चीजें बताई जाती है उसको आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, उस पर लिखते चलिएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सामने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए, यहां से आपके पेपर में एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो जैसा आपको पता है कि 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें उन्होंने क्या किया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में परिवर्तन किया। अब हमारे मन में यह प्रश्न बनेगा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ, वो इससे पहले कब आया था? तो आपको पता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को समझेंगे, और 1956 को समझने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़े से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही लाभकारी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपके पेपर के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और कंटेंट को धीरे धीरे आप लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पे अगर हम बात कर लें तो पहले तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी न्यायिक संस्था, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले हम ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए यहां पे मैंने लिखा है पॉइंट पे कि यह सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही होता है, या तो हमारे देश में न्यायपालिका का जो स्वरूप है, ये देखेंगे तो आपको 3 लेयर इसके मिलते हैं। जिसमें आप फर्स्ट लेयर पे बात करें तो हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे नंबर की बात करें तो उससे नीचे अपने राज्यों में देखते होंगे हाई कोर्ट होता है, जिसे हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। और राज्यों के नीचे की अगर हम बात कर लें तो राज्यों में जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, जिला न्यायालय। तो ये 3 तरीके के हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है।
लेकिन सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अब आपके पेपर में यह प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहां स्थित है? तो जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको दिल्ली में स्थित है, और ये जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। अब देखिए, जो भारतीय संविधान की हम बात करें तो आपने भाग 5 देखेंगे तो भाग 5 का जो उल्लेख मिलता है उसमें आप देखेंगे तो 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है, और जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की सबसे बड़ा भाग माना जाता है। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 5 में, और इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 124 में किया गया है। यह भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो पहले हम थोड़े से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर लेते हैं, उसके आगे की चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर आपको मालूम हो गया कि भारतीय संविधान का उल्लेख क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख मिलता है, तो वह है अनुच्छेद 124। हो जाएगा। चलो, नीचे लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। आपको मालूम है, अगर संविधान की व्याख्या करना हो या संविधान के ऊपर कोई प्रश्न बनता है तो इसका संरक्षक हम किसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को, अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। और इसे ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न इस लाइन से आपके कवर होंगे जो कि वनडे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, यह बात आप ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन तो क्या होगा कि संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। और एक क्वेश्चन यह होगा कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान के किसी भी पहलू पे अगर उसकी व्याख्या करना हो तो यह अधिकार हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, अगर हम बात करें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, तो इसको 2 तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में अगर हम बात करें तो जो 28 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या रही है उसमें न्यायाधीश थे 7, मतलब 7 न्यायाधीश थे, और एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसे आप सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत का प्रधान न्यायाधीश के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये न्यायाधीश हो गया, 7 न्यायाधीश थे होते हैं, और एक आपका मुख्य न्यायाधीश था प्रारंभ में जब हमारे संविधान में, अर्थात हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात कर लें कि वर्तमान समय में इसमें संख्या क्या निर्धारित की गई है, यह जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। देखिए, समय समय पर संसद को सर्वोच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। आपको मालूम है कि संसद चाहे तो समय समय पर इसमें संशोधन करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि कर सकता है, ये आपको मालूम है, ये ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न और बन सकता है यहां से, क्योंकि हम साथ साथ में प्रश्नों की बात करते चलेंगे कि जिससे कि आपको यह पता हो कि कहीं ना कहीं किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। आपसे यह पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह मालूम होना चाहिए कि वृद्धि कौन कर सकता है, तो वृद्धि करेगा कौन, तो यह आपका राइट आंसर होगा संसद। लेकिन अगर यह पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा होता है। साथ साथ यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति तो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ भी कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। 2-3 बातें जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। अभी आगे की हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्या सर्वोच्च न्यायालय ही पूरा पढ़ा रहे हैं क्या। जी नहीं, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सर्वोच्च न्यायालय बहुत विधिवत तरीके से पढ़ाने वाले हैं और आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
इतनी आप उम्मीद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जजमेंट की। जजमेंट मतलब फैसला। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था जो उन्होंने 11 अगस्त 2020 को दिया। अब इसकी चर्चा हम थोड़ी कर लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आया वो 11 अगस्त 2020 को आया। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अभी आप अगर बीएड का पेपर दिए हो, बीओ का पेपर दिए हो या नहीं भी दिए हो, तो ऐसी बात नहीं कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीछे पेपर ना दे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे तो अभी तक हम लोग जैसे सन याद कर लेते हैं, लेकिन सन के साथ साथ उसमें अगर बात करें तो वहां पे डेट भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़े से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये डेट कब था, ठीक है। तो ये जजमेंट आया 11 अगस्त 2020 को। सर्वोच्च न्यायालय ने पैतृक संपत्ति पर महिलाओं को मिलने वाले अधिकार पर अपना निर्णय सुनाया। ये जजमेंट का एक कंटेंट है, मतलब ये मोटो उसका है कि एक्चुअल में क्या जजमेंट था, किसके ऊपर इनका जजमेंट था। तो पैतृक संपत्ति पर। मैं पहले आपको यह समझाता हूं कि पैतृक संपत्ति कहते किसे। देखिए पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जिस संपत्ति में, अर्थात जो संपत्ति बाप दादा की होती है। जैसे आप मान लीजिए आपके पिता को जो भी मिला हो, जितनी भी जमीन मिली हो, जितनी भी संपत्ति मिली हो, वो संपत्ति उन्होंने अपने पिता से अर्जित की हो, ऐसी संपत्ति को आप पैतृक संपत्ति बोल सकते हैं। यह पहले आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, अर्जित संपत्ति किसे कहते हैं या तो अर्जित संपत्ति किसे कहा जाता है। तो अर्जित संपत्ति उसे बोला जाता है जो पिता ने कठिन परिश्रम या मेहनत से करके कमाया हो, उसे अर्जित संपत्ति कहते हैं। देखो दोनों में अंतर है। एक तो कहीं ना कहीं बाप दादा की जो संपत्ति होती है, जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, पैतृक संपत्ति। और जो हमें कहां से प्राप्त होती है, जो हमारे पिताजी ने मेहनत करके, मजदूरी करके या किसी भी माध्यम से कमाया बनाया, उस संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, अर्जित संपत्ति। समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलो तो ये निर्णय सुनाया। अब निर्णय में क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संबंध में दिया है। देखिए पहले हम आपको बता दें कि यह संशोधन अधिनियम है, मतलब कहीं ना कहीं पहले यह अधिनियम सबसे पहले हमारे देश में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था 1956 में। कब आया था, 1956 में आया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो 1956 में फिर संशोधन हुआ। 1956 के जो अधिनियम था उसमें संशोधन हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। वो संशोधन कब हुआ, तो वो संशोधन हुआ 2005 में। अब उसी का संशोधन रूप है 2020। अब तो एक ग्राफ बन गया होगा आपके माइंड में कि आखिर मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। देखिए पहली बार अगर उत्तराधिकार कोई अधिनियम आया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो हिंदू उत्तराधिकार कोई अधिनियम आया तो ये अधिनियम सबसे पहले आया 1956 में। और ये 1956 में आया तो इसमें संशोधन हुआ, तो इसका नाम पड़ा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। अब इसी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधन 2005 था, इसमें संशोधन करके अब बनाया गया 2020। ये मतलब है, ठीक है। चलिए इसके आगे की चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। पहले हम जो चीजें लिखी गई उसको हम डिफाइन कर दें, ठीक है। चलिए लिखा है, कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। मतलब 2005 के संबंध में 2005 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करके यह कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। यह देखिए 2020 का जो जजमेंट कब का है, 11 अगस्त का। यह 11 अगस्त का जजमेंट है और इसमें संशोधन किस में हुआ, तो यह संशोधन 2005 में हुआ है। यह बात आपको थोड़ी ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया, मतलब भाई के समान ही बेटी को भी क्या दिया जाएगा, उसको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है और उन्होंने अपना फैसला इसी पर्पस से सुनाया भी है।
ठीक है। नीचे लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 के बाद से बेटियों को हिंदू परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अब ये 9 सितंबर 2005 का मामला क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 9 सितंबर 2005 के बाद की स्थिति है, यह बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह पूरी तरीके से प्रभाव में जब आया था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, ये 9 सितंबर 2005 के बाद से ही कुछ दिन से प्रभाव में आया। तो यह लिखा है कि 9 सितंबर 2005 के बाद से बेटियों को हिंदू परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। अब यह हिस्सा क्या अर्जित संपत्ति पे मिलेगा, क्या यह हिस्सा पैतृक संपत्ति पे मिलेगा, इसमें दोनों में अंतर है, यह बात आपको ध्यान रखना है। दोनों में अंतर क्या है, तो थोड़ी सी बातों को आप सुन लीजिए। जैसे देखिए 9 सितंबर 2005 के बाद से बेटियों को हिंदू परिवार की संपत्ति में हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन 9 सितंबर 2005 के पहले की बात नहीं होनी चाहिए। उसके पहले की बात होगी तो वो संपत्ति किस अधिनियम के तहत तो प्राप्त कर सकती हैं, तो वो होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो हमें यही करना चाहिए फिलहाल में कि पहले हमको दोनों तीनों अधिनियम को समझ लेना चाहिए, जो कि आपके पेपर में जैसे यूपीएसआई में अगर आप देखेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस टाइप के, जैसे कथन करके, कारण करके, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप उस अधिनियम को ठीक से नहीं पढ़े हैं तो वहां पे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, इसलिए मैं बाकी अधिनियम को भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यहां से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, ठीक है। देखिए वैदिक काल से अगर हम बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां रही हैं। वैदिक काल से अगर देखा जाए तो महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिलता था। और अभी आप देखिए 18वीं शताब्दी में जब हमारे देश में धार्मिक आंदोलन चला, समाज सुधार आंदोलन चला, तो जिससे इसी को लेकर चलाया गया कि देश में हम महिलाओं को बराबरी पर रख सके, और इसी पे निरंतर तरीके से काम चल रहा है। लेकिन ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 का आया, वो किसे लेकर आया, अब हमें इसे ही समझना है, ठीक है। किसको लेकर आया, तो ये कहां से आया, तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, वह एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा, मिताक्षरा। देखिए कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। यह पुस्तक थी मिताक्षरा, और मिताक्षरा के लेखक थे विज्ञानेश्वर, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है। वहां से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात, या उत्तराधिकार महिलाओं को देने की बात, कि महिलाओं का भी उत्तराधिकार होना चाहिए अपने बाप की संपत्ति में। तो सबसे पहले यह प्रावधान लिखित तौर से हमारे देश में कब किया गया था, तो यह मालूम होना चाहिए जो महिलाओं को दिया गया वो मिला था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। तो यहां से पहले आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को समझने की जरूरत है। देखिए तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तो अभी हम आप सबको समझा देते हैं कि आखिरकार जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है और इसके बाद हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में अंतर क्या था। मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहां से आया, इसमें क्या क्या चीजें रखी गई, क्योंकि हमारे देश में अभी आपको बताया कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में इतनी व्यवस्थाएं हमारे देश में महिलाओं को नहीं दिया गया था, लेकिन महिलाओं का जो अधिकार देना स्टार्ट किया गया उनके जन्म उत्तराधिकार को लेकर, वो मिताक्षरा कानून से प्रेरित है। याद रखिएगा ये अधिनियम जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत में हिंदू कानून प्राचीन मिताक्षरा कानून से प्रेरित है। अर्थात मिताक्षरा, जो कि आपको पता है कि कई बार पेपर में क्वेश्चन दे देता है कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे, तो वो थे विज्ञानेश्वर, उन्हीं की पुस्तक है। नीचे लिखा है कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। ध्यान रखिएगा इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह जो ग्रंथ है जन्म उत्तराधिकार, यहां ध्यान रखिएगा, यह जन्म उत्तराधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए कि जन्म उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यह तो आपको पता है। अब बात आती है कि इस कानून के अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे। सबसे प्रमुख बात तो यह होती है, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कौन कौन शामिल है। तो ध्यान रखिएगा
हिंदुओं के साथ साथ अगर हम बात करें, यहां पर देखिए बौद्ध भी इसके अंतर्गत ही आएंगे। ये यूपीएसआई में पूछ सकता है। क्वेश्चन ये देगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन से लोग शामिल नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो याद रखिएगा, बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज के लोग। जैसा आपको पता है, आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। उसके बाद ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना हुई राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी भी इस कानून के लिए हिंदू माने जाते हैं। मतलब इस कानून के लिए इन्हें हिंदू माना गया है। तो यह बात भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संपत्ति को दो भागों में बांटा गया। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बांटा गया। एक आपका पैतृक संपत्ति और दूसरी आपकी अर्जित संपत्ति। अभी मैंने आपको बताया कि पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिस संपत्ति अर्थात जो आप अपने पिता से प्राप्त करते हैं, आपके पिता वो अपने पिता से अगर प्राप्त किए रहे, अर्थात वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। लेकिन अर्जित संपत्ति का मतलब यह होता है कि वह संपत्ति जो पिता ने अपनी मेहनत से बनाया हो, उस संपत्ति को हम अर्जित संपत्ति कहते हैं। जैसा कि यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि इस कानून के तहत महिलाओं को केवल अर्जित संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था, न कि पैतृक संपत्ति में। यह पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था, ठीक। मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार था वह केवल अर्जित संपत्ति पे था। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो उनके पिता ने अपनी मेहनत से जो बनाया था, केवल उनमें उनको हिस्सा दिया जाता था, न कि पैतृक संपत्ति में दिया जाता था। अर्थात उनके वंशजों के द्वारा जो संपत्ति बनाई गई उसमें हिस्सा महिलाओं को नहीं दिया गया था। ऐसी व्यवस्था 1956 के अधिनियम में किया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे की बात करें तो इसी का संशोधित रूप आया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को संशोधित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में संशोधन किया और उसमें यह कहा कि यह संशोधन 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको यह डेट याद कर लेना है। कब लागू हुआ? 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया। और इसमें क्या है कि जिसके तहत अब बेटा और बेटी दोनों को पिता की संपूर्ण संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। मतलब क्या? बेटा हो या बेटी हो, उसके संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किंतु पिता की मृत्यु, संपूर्ण संपत्ति का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति दोनों की बात कर रहा है। किंतु शर्त क्या थी? किंतु पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो चुकी हो। मतलब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में यह व्यवस्था किया गया कि अब बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा, और वह भी अर्जित संपत्ति में भी और पैतृक संपत्ति में भी। बशर्ते शर्त क्या रखी गई कि किंतु पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हो चुकी हो, तो पैतृक संपत्ति में महिला को अधिकार नहीं दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले, मतलब यह प्रावधान लागू होने से पहले हो चुकी है, तो उससे पैतृक संपत्ति में महिला को अधिकार नहीं दिया जाता था। इसका मतलब अगर 9 सितंबर 2005 के बाद हुई होगी तो उसमें पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति दोनों में अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर 9 सितंबर 2005 के पहले हुई है तो केवल महिला को किस में मिलेगा? अर्जित संपत्ति में मिलेगा। यह किस में प्रावधान किया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में। समझ में आया? चलिए आगे क्या है वर्तमान निर्णय। देखिए, आप चाहें तो एक बार इधर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको लिखने में फायदा होगा, और वो आप लिख लीजिएगा। मैं आपको 2-3 बार से यही बात आपको बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आप आज फिक्स कर लीजिएगा। आज एक पहले ही क्लास के यूपीएसआई से आपको पता है
1 नंबर आपको मिलना तय है, ठीक है। और आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। तो एक बार इधर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम इधर की समझा लेते हैं, तो फिर इधर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए इधर की देखते हैं। तो यहां तक तो समझा दिया। अब वर्तमान निर्णय का क्या मुख्य बिंदु, इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय में महिलाओं को पिता की संपत्ति में भाई बहन अर्थात भाई की तरह बराबर का अधिकार होगा। वर्तमान जो निर्णय 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें क्या निर्णय दिया? तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय में कहा गया कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई की तरह बराबर का अधिकार होगा, भले ही पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हुई हो। समझ में आ गया? यही से थोड़ा सा संशोधित रूप है, बस थोड़ा सा समझना है। इसमें कहा गया कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होगा महिला को। लेकिन यहां पे क्या कहा गया, अगर 2005 से पहले भी हो गई हो तो भी उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। ऐसा वर्तमान निर्णय आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है। अब दोनों को समझ लो थोड़ा सा। आपका तो समझ में आ गया ना? आपका यही है कि अब जो चीज मैंने अभी आपको ये निर्णय बताया, ये वर्तमान निर्णय है, ठीक है। अब यहां पे देखो लिखा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या था, इसके तहत महिलाओं को केवल अर्जित संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था, पैतृक संपत्ति में नहीं। किसमें? 1956 में। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में क्या हुआ कि 2005 के संशोधन के अनुसार महिलाओं को अर्जित पैतृक संपत्ति दोनों में हिस्सा दिया जाता था, किंतु पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले नहीं हुई हो। अगर हुई है तो पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, अगर इसके पहले या इसके बाद होगी तो पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता था। लेकिन वर्तमान निर्णय के अगर ध्यान से समझें तो वर्तमान निर्णय में यह कह दिया गया कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के अगर पहले भी हुई हो तो भी मतलब महिला को कहा जाए तो पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति दोनों में अधिकार दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया क्यों, ठीक है। तो अगर हम ये बात आपको बताएं, इसके पहले आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्यों, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने शुरू में आपको बता दिया। तो संविधान के संरक्षक के तहत अगर दूसरी बात आपको पता है कि मौलिक अधिकार का भी संरक्षक कहा जाता है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को, हालांकि कहा तो जाता है उच्च न्यायालय को भी। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। एक अनुच्छेद समझाते हैं जहां से यह निर्णय आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़िए, उसमें लिखा है, अनुच्छेद अगर आप 15 पढ़ेंगे तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसमें राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह जेंडर के आधार पर उससे भेदभाव न हो, इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अर्थात जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। इसके कारण यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो कि अभी हाल में ही आया, इसलिए यह पेपर में थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। समझ में आ गया कि यह किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, उसमें जेंडर की जो भेदभाव कहा जाता है कि जेंडर के आधार पर लोगों को, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। समझ में आ गया? चलिए उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, ठीक है। और आई होप आप इसको
हम यही आशा करते हैं कि आप इसको पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखेंगे। और अब यहाँ से हम लोग एक नई दिशा की ओर चलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम यूपीएसआई बैच अनाउंस हुआ है, और जैसा कि अभी आपको सुनील सर के द्वारा अभी बताया भी गया था, तो आप देखिए सीरियस होके लग जाइए। और मैं आपको जहां जरूरत पड़ेगी लेक्चर समझाऊंगा, क्वेश्चन सेट समझाऊंगा। साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका 24 प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, और बहुत बेहतर पढ़ाऊंगा। 24 में 24 दिलाऊंगा, ये पूरी गारंटी में देता हूं। बस केवल क्या करना है, मेरे दिलाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत मेरे साथ आपको टोटल बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो और लोगों को भी शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारे यूपीएसआई बैच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर यूपीएसआई बैच का एंजॉय करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।